जो केरल के मल्लापुरम से तस्वीरें आई है और जो बयान आया है उस पर थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। देखिए, कांग्रेस को 99 सीट दिलवाने के बाद आज राहुल गांधी केरल के मल्लापुरम पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा दी। एक भव्य रोड शो किया। रोड शो के लिए केरल इसलिए चुना गया क्योंकि वहां कांग्रेस और यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीती है। बड़ी जीत है और इसी वजह से धन्यवाद यात्रा वहां पर राहुल गांधी ने की है। इसी धन्यवाद यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र फिर से किया। आपको याद होगा ना, एनडीए की जब बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को उठाया था, अपने माथे से लगा दिया था। राहुल गांधी ने उसी पर तंज कसा है। सुनिए आप क्या कहा है। People of India also told them that the Constitution is our voice. Do not touch the Constitution. 21st century is a visual century. Images have become much more important. Before the election, you saw BJP leaders saying, we will tear up the Constitution, we will throw the Constitution away, we will change the Constitution. Arrogance of power. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the Constitution. लेकिन ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया, अलग अलग नेता कह रहे थे कि हम संविधान को बदल कर रख देंगे और उसके बाद हमने इतना प्रेशराइज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा संविधान को सर से लगाना पड़ा। सच्चाई क्या है, मैं आपके सामने 3 तस्वीरें रख रही हूं। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर है 2014 की। नरेंद्र मोदी जीत के बाद लोकतंत्र के मंदिर के आगे साष्टांग दंडवत हुए थे। दूसरी तस्वीर 2019 की, पीएम मोदी संविधान के आगे माथा टेक रहे थे, ये देखिए। और फिर आइए 2024 तीसरी तस्वीर, जब वो संविधान को माथे से लगाते हैं, यानी संविधान को उठाते हैं। अब राहुल गांधी जी ये समझा दें कि आज से 5 साल पहले जब अपना वही माथा संविधान के पास वो ले जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या बदल गया था? मतलब माथा बदल गया कि संविधान बदल गया? भाई, आप माथा संविधान के पास ले जाइए कि संविधान को माथे के पास लाइए, एक ही नियत है ना। क्या बदल गया? हालांकि 2024 के आम चुनावों में जिस तरह विपक्ष ने 400 पार के नारे को संविधान और आरक्षण पर हमले से जोड़ा, उससे खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूं। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश कैसे है। हमारे पास CSDS के कुछ आंकड़े आए हैं। उसके मुताबिक जो गैर जाटव दलित वोट है उसका 56%, 56% हिस्सा जो है वो इंडी गठबंधन को गया है, जबकि एनडीए को सिर्फ 29% वोट मिला है। समाजवादी पार्टी से जीते जो सांसद हैं, अगर उनकी बात करूं तो 37 में से 28 सांसद दलित और ओबीसी वर्ग के जीते हैं। देश भर की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने 20 वैसी सीटें जीती हैं जो एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी और जीत का अंतर वहां बेहतरीन था। कांग्रेस ने 20 एससी सीटें जीती हैं, यानी शेड्यूल कास्ट। औसत अंतर क्या था जीत का, आपको पता है? 3,17,000 वोटों का। और ऐसा पहले नहीं था कांग्रेस के केस में। बीजेपी ने 30 एससी आरक्षित सीटें जीती है, अंतर है 2,91,000 वोटों का। अगर 2019 की बात करूं तो बीजेपी ने 2,03,000 के औसत अंतर से 46 एससी सीटें जो है वो जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। और उस पर अंतर कितना था कांग्रेस का? 1,29,000 के आसपास। यानी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित वर्ग जो संविधान को सबसे ऊपर मानता है, जिसके लिए आरक्षण तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है, वहां संविधान के लिए जो डर दिखाया गया उसका असर साफ तौर पर नतीजों पर दिखा है। और इसीलिए आज ये जानना भी जरूरी है कि संविधान में संशोधन क्या इतना आसान है जितना लोगों को बता दिया गया। भारत के संविधान के अध्याय 20 अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताएगी। और क्या है? इसके मुताबिक 3 तरीके से संविधान को संशोधित किया जा सकता है। पहला, सामान्य बहुमत से, यानी सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके आधे से एक ज्यादा की संख्या जुटाकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यह संशोधन जो है सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही लागू होगा, जैसे अनुसूची 2 में अनुच्छेद 2, 3, 1100, 108, 124, 169, 240, 327, 448। और दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या, मतलब 788 का 50% से एक ज्यादा, या फिर सदन में उपस्थित सांसदों की संख्या का 2/3। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद
61 में है, 70 में, 75 में, 97 में, 125 में, 148 में, 165 पे, 221 पर ये संशोधन लागू होता है। अच्छा, अनुच्छेद 105, 118 और 124 के कुछ हिस्सों पर भी ये संशोधन लागू होता है। 5वीं अनुसूची पर यह संविधान संशोधन लागू हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो क्या है? विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत के आधार पर यह संविधान संशोधन के लिए बनाए गए अनुच्छेद 368 लागू करने के लिए जरूरी होता है। आरक्षण खत्म करने जैसी चीजें इसी नियम के तहत आ सकती है। कौन सी वाली? अनुच्छेद 368 लागू करने के लिए जो जरूरी है। अब ये तो प्रक्रिया थी, लेकिन इस प्रक्रिया को कब कब और किस किस सरकार ने इस्तेमाल किया है मैं जल्दी से बता देती हूं। संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुल 106 संशोधन हुए हैं। लिख लीजिए, 106 संशोधन। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग 17 साल के कार्यकाल में 17 बार संविधान संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी के पहले 11 साल के कार्यकाल में 25 बार संविधान संशोधन किया गया। मोरारजी देसाई के 2 साल 126 दिन के कार्यकाल में 2 बार संविधान संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी के 4 साल 291 दिन के दूसरे कार्यकाल में 7 बार संविधान संशोधन हुआ है और राजीव गांधी के 5 साल के कार्यकाल में 10 मर्तबा यह संशोधन संविधान में हुआ है। वीपी सिंह की 343 दिनों का कार्यकाल था, 6 बार यह संशोधन हुआ। नरसिम्हा राव 5 साल का कार्यकाल, 11 बार संविधान में संशोधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल का कार्यकाल, 14 बार संविधान संशोधन हुआ। मनमोहन सिंह 10 साल का कार्यकाल, 7 बार संविधान संशोधन किया गया। नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल के कार्यकाल में 7 बार संविधान संशोधन हुआ। यानी इन आंकड़ों को मैं जोड़ दूं तो कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल में 77 बार संविधान संशोधन हुआ है। बीजेपी के 16 साल के कार्यकाल के दौरान 21 बार संविधान संशोधन हुआ। और ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन करना गलत है, लेकिन इसी संविधान के बदलाव की बात कहकर पूरा चुनाव आरक्षण पर लड़ा गया। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये 400 पार गए थे और वो एससी और ओबीसी सीटों पर साफ तौर पर नजर आया है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करना जरूरी है। बड़ा पैनल है और संजीदगी से डिबेट होगी कि इसमें कितना सच कितना झूठ है, क्योंकि आने वाले जो 5 साल है वो संविधान के ही बदौलत उसके बूते पर ही चलने वाले हैं। लेकिन क्या इस बूते झूठ फैलाना जायज है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं गूंज। संविधान का सहारा अपने झूठ को फैलाने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। और हमारे साथ शहजाद पुनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और इनके अलावा जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी आपका मैं जो तारुफ है वो करवा देना चाहती हूँ। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का अक्सर समर्थन करते हैं। आरएलडी के मलूक नागर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलूक साहब आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। शुरुआत कर रही हूँ मैं डिबेट की, और मैं जब डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ तू मैं से ज्यादा अगर गहराई और संजीदगी से इस मसले पर डिबेट होगी तो दर्शकों के लिए अच्छा होगा। शुरुआत शहजाद पुनावाला आपसे कर रही हूँ। ये बात क्या आप मानते हैं कि खास करके उत्तर प्रदेश में आपके साथ जो हुआ है और जो नुकसान आपको झेलना पड़ा है वो इसलिए ज्यादा था क्योंकि आप लोग ये बात जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था वो लोगों के मन में नहीं उतार पाए कि नहीं, हम आरक्षण नहीं खत्म करने वाले हैं, हम संविधान में तब्दीली नहीं करने वाले हैं। झूठ ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है रूबिका जी, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, पर क्योंकि आज संविधान की बात हो रही है तो 3-4 स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं लाना चाहता हूं। संविधान में सबसे मेन व्यवस्था क्या है? आरक्षण की। हमारे गरीब समाज के लिए आरक्षण के खिलाफ 1961 में नेहरू जी ने लिखा है कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं, ये सेकंड क्लास लोगों को बनाता है। इस पर समाजवादी पार्टी और बाकी नेताओं का क्या स्टैंड है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पर लेक्चर दे वो तो एक अलग विषय है, उन्होंने तो इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। ओरिजिनल संविधान की जो कॉपी है जो राहुल गांधी के हाथ में कभी नहीं दिखती, उसमें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध,
छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें थी, उस संविधान को खत्म किसने किया और आज उस संविधान को क्यों नहीं लाया गया है? वो राहुल गांधी क्यों नहीं लाते? प्रधानमंत्री जिस संविधान के सामने नतमस्तक हुए वो ओरिजिनल है, जिसमें सारी तस्वीरें। लेकिन जो कॉपी आप बता रहे हैं ना, उस कॉपी की खरीदारी में अचानक बहुत वृद्धि हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छी बात है, वो खरीदे, परंतु वो जो मिनी साइज है संविधान की, वो कभी 3000 साल भर में बिकती थी, अभी कुछ ही दिनों में वो 6000 बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान सभा में उनके पिता, उनके परिवार के लोगों ने बैठकर उन तस्वीरों को डाला था, उन तस्वीरों को खत्म करने का कुकृत्य किसने किया और उस कॉपी को क्यों? अब मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के बारे में जो ये लोग बात करते हैं, तो वोट जिहाद का जो विषय उठाया गया वो संवैधानिक है। चौथी बात मैं उठाना चाहता हूं कि आज पता है ये संविधान बचाओ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल। वी द पीपल को उन्होंने बोला कि 1 वोट दो, 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे। अब वो महिलाएं जो है इनके दफ्तर पे पूछ रही है कि वो हरे कुर्ते वाले ने बोला था 1 लाख रुपए आने वाला है, अब 1 लाख रुपए, मेरी बात आखिरी सुनिए, 1 लाख रुपए अपने अपनी राज्य सरकारों में क्यों नहीं दे रहे? मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे, ये अनर्गल बातें करेंगे। आज की तारीख में वो महिलाओं को 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे, वो जवाब दे। लेकिन संविधान पर क्या आप लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं या नहीं फैलाया है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं इस देश के अंदर में किसी को झूठी पार्टी या जुमलेबाज पार्टी कहा जाता है, तो आप अभी किसी से पूछ लीजिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये झूठ की बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता को किस तरह से बोला था 2014 में, आपको याद होगा किस तरह से झूठ जनता को बोला था कि हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। कोई भूला है क्या? 15-15 लाख तक रुपए दिखा रहे हैं आपको। वो उनके दिखाने, वो देखो दिखा रहे थे तो उनको तो कहां पहुंचा दिया जनता ने। यही दिखाते दिखाते इनका हालत जनता ने ये कर दिया है। नहीं, पर ये है क्या? ये क्या दिखा रहे हैं ये तो बताइए ना। 1 लाख मिलेगा। देखिए मैं अभी किसी के बीच 14 के वादे तो 14 के वादे 19 में पूरे हुए, इसलिए मैंडेट मिला। आज 1 लाख रुपए 1 वोट पे मिलेगा। बीच में नहीं बोले ना, वो आपके सुन रहे हैं। अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। आप बीच में पार्टी की परेशानी देखिए, जनता के मुद्दों पे जनता का मुद्दा नहीं है 1 लाख रुपए उनका। जवाब 1 लाख रुपए उनका मुद्दा नहीं है क्या? जवाब नहीं है, जनता का मुद्दा है 1 लाख रुपए। अनुराग भदौरिया, एक बात सुनिए मेरी बात। मैं अपनी बात तो पूरी कर अच्छा, लूं। पूरी के 30 देखिए, सेकंड। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। अरे छोड़ दो हमें, 1 लाख रुपए बताइए, कितनी चिंता करोगे भाजपा की? भाजपा की चिंता छोड़ो, इंडिया की चिंता छोड़ो। 1 लाख खिसियार है। अब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, एक दिमाग पे इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया है दिमाग पे। 1 लाख रुपया, जनता के वादे पूरे करने बोलो तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? अगर आपने जनता का काम किया होता तो शायद ये दिमाग पे असर नहीं दिखाई पड़ता। अयोध्या भी प्रभु राम ने आपको हरा दिया। मैं दोबारा संविधान के मसले पर आ रही हूं। देखिए, ये सवाल का जवाब आपको यहाँ से हरा देंगे, इसलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछूं, आपने सवाल का जवाब, मैं चाह रही हूँ आप सवाल का जवाब। मैं फिर कह रही हूँ संजीदगी से डिबेट करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइए कि वाकई आपको ये लग रहा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे या ये आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, शराफत से, सच्चाई से मुझे बता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही, जो आलोकतांत्रिक जो उनकी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी लगातार, जिस तरह से विपक्ष पे हमला हो रहा था, विपक्ष पे किस तरह से विपक्षों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे कैसे आरोप लगाए जा रहे थे, तो ये साफ जा रहा है कि सरकार, सुन तो लीजिए, सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर में, आप बताइए, 150 सांसदों को आप बर्खास्त कर दे रहे हैं, आप निलंबित कर दे रहे हैं, आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। क्यों भाई? किस बात के लिए? पार्लियामेंट में बहस ना हो पाए, पार्लियामेंट में चर्चा ना हो पाए, और पार्लियामेंट में जैसे निलंबित उनका करते थे वैसे पार्लियामेंट में बहस के बिल पास करते रहते हैं। मैं फिर कह रही हूं, सीरियसली डिस्कस करना चाहती हूं। पार्लियामेंट के अंदर 150 देखिए मत, सांसदों को आप करेंगे नहीं 380 जब बीजेपी के पास नंबर था तब तो उन्होंने आरक्षण खत्म नहीं किया। आपने ऐसा क्यों बोला? मैं बीच में नहीं बोल रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। बीच में मैंने कहा, आरक्षण खत्म करने पर मुझे जवाब दीजिए। सरकार जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रही है और पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट चला के बिल पास कर रही है, तो इस सरकार के ऊपर में क्या सोचते थे आप? ये सरकार जो विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में बिल पास कर रही थी, तो क्या कहेंगे आप? अनुराग भदौरिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अपने सवाल को। आरक्षण का संविधान में बंद करने, खत्म कर देना, आप इसको हाउस से मत जोड़िए कि हाउस से बाहर कर देते थे, अपमानित करते थे। अरे आरक्षण कैसे खत्म करती? देश की आत्मा होती है, आरक्षण कैसे खत्म करती? उस आत्मा को कुचलने का काम कर रहे थे। आरक्षण कैसे खत्म करती? पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, की जिम्मेदारी पार्लियामेंट नहीं चल, आप लोग उठाता तो आप दोनों नहीं चलने दे रहे थे ना, झूठ मत आवाज नहीं बोलिए। उठाएगा अरे सांसद? झूठ, देश के जब तक आप अपने मुद्दों पे चर्चा नहीं
अपनी चलेगा लेस बांधेंगे ना, क्या तब तक सांसद आपका देश ये के झूठ मुंह पे पूरी आवाज दुनिया में उठाएगा? राउंड और करके जो आ सांसद चुका है। आवाज उठाता था उसको पार्लियामेंट के बाहर फेंक देते थे आप। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। इसका ओके। साफ जाहिर होता है कि आप देश के ओके। संविधान और देश का लोकतंत्र पे आपका विश्वास अरे नहीं है। रट्टा मत मारिए जबरदस्ती का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जनता के हित में मैं बोलूंगा। रट्टा, देखिए 1 लाख रुपए के जनता ऊपर के तो हित जवाब में तो नहीं जनता ने दिया। अपना मैंडेट 1 लाख पे तो जवाब नहीं दिया। अब रूबिका आपको जी, 240 पे पहुंचा दिया। रूबिका जी जवाब दूं? 400 आप बताइए। पार, मैं स्क्रीन से 240 हटा पे आगे दूंगी। लुढ़क गए। जमा अब करना उसके मेरा बाद मेरा किसी व्यूअर आरे ये को क्या पसंद नहीं करता अरे है, तो मैं तो किसी के बीच मेरा में नहीं बोलता, व्यूअर ये व्यूअर को पसंद नहीं पसंद करता है। बीजेपी को मैंने सिखाई पूरा है कि कम से कम मैंने मैंने पूरी सीखना बात है। आपकी सुनी है, आप लगातार मेरे बोलते बीच चले में जाएंगे बोले तो मैं नहीं कैसे बोलूं, बताइए चलेगा? आप। चलिए अच्छा, रूबिका बताइए, जी, न्याय होगा कि नहीं हो होगा? गया, हो गया। न्याय होगा कि नहीं होगा बताइए। अनुराग जी प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस मैं थिंग। किसी के बीच में बोला नहीं। आप समाजवादी आप पार्टी सिर्फ के उधर तमाम बताइए ना, प्रवक्ताओं मेरे की बीच ये में क्या जो बोल रहे थे, स्ट्रैटेजी आप बन सारा गई है। सीरियस और सारी डिबेट मेरे ऊपर ही होगी क्या? विपक्ष के ऊपर ही होगी क्या? अरे सत्ता पक्ष में कोई सवाल अब तो नहीं होगा? 37 मैंने सीटें ले डिबेट आए में भी हैं, हमारे अब ऊपर तो ये अत्याचार विक्टिम होगा। कार्ड खेलना कमाल बंद की बात कीजिए कर ना। रहे हैं आप। अब मलूक नागर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी और वरुण जी भी। एक वाक्य में बोलूंगा। देखिए, हाँ, एक ये लाख शपथ रुपए। ग्रहण शपथ ग्रहण एक शपथ लाख ग्रहण रुपए। हाँ, ओडिशा बोलिए। ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आ रही है और देखिए कुछ ही देर में शपथ ली जाने वाली है। नवीन बाबू भी वहां पर बाकायदा पहुंचे और ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। पीएम ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक ये दिन है जब वो शपथ लेने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी होने वाले हैं। तीसरी मर्तबा ऐसा होगा जब आदिवासी मुख्यमंत्री ओडिशा को मिलने वाला है। तो अभी तो ओडिशा में आप देख रहे हैं ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम और उसके बाद आप एक नया जो चैप्टर है वो ओडिशा में खुलता हुआ देखेंगे, हर लिहाज से, राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि नवीन बाबू ने अरसे तक ओडिशा को आगे ले जाने का काम किया है और अब ये कमान मांझी के हाथ में आई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूं। 10 सेकंड में अपनी बात शहजाद पूनावाला और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। सुंदर तस्वीर है कि हमारे आंध्र के भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका भी शपथ समारोह हो गया। ओडिशा के ट्राइबल मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो गया। केंद्र की सरकार बन गई, पर अभी तक एलओपी तय नहीं कर पाए हैं। एलओपी पीडीए से बनेगा नहीं बनेगा, पर छोड़ दीजिए, ये विषय नहीं। विषय ये है कि अभी आरक्षण और संविधान की बात की जा रही थी। ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2012 की न्यूज रिपोर्ट है। समाजवादी पार्टी ने SC/ST प्रमोशन कोटे का विरोध किया था। क्या अनुराग जी इसको सही मानते, गलत देखिएगा मानते? मत, और ये 1 लाख रुपए पर जवाब नहीं दिया था। 1 लाख रुपए महिलाएं मांगे, अनुराग से मांगे 1 लाख रुपए का असर तो हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, दिमाग पे भी असर मैंने दिखाई अच्छा, पड़ रहा पर है। ये क्या दिखा रहे हैं भले ये तो बोल देख तो रहा हूँ, लीजिए। बोलने दीजिए। हाँ, अच्छा बोलने दीजिए, ये उनको भारतीय बोलने जनता दीजिए। पार्टी को हालत ये हो गई है कि 2019 हमारी हालत के छोड़ दो, चुनाव सवाल का में जवाब। बीजेपी को SC हमारी का वोट हालत छोड़ दो, 41% ये- मिला था। ये वो जवाब। घट के चूंकि इनका अन्याय इतना उनके ऊपर बढ़ा, SC को Reservation इन पे in विश्वास खत्म हो गया, चूंकि बीजेपी पे विश्वास न करके Reservation in 35% इसी बिंदु को आगे ले समाजवादी जा पार्टी को रही- इसी 28% मिला था इसी 2019 इसी में, बिंदु- आज समाजवादी पार्टी को इसी 40% बिंदु को वोट मिला आगे है ले जा जनता। रही हूँ। क्या ये बात सच है मलूक नागर जी कि जो शेड्यूल कास्ट है, देखिए शेड्यूल ट्राइब तो चाहे अभी आप ओडिशा की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, वहाँ ST बहुल आबादी है, लेकिन बीजेपी को वहाँ पर वोट मिला है। लेकिन और ST मुख्यमंत्री भी है तीनों जगह। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है और जो OBC वोट है वो इस बार बीजेपी को नहीं मिला है, सिर्फ इस डर के मारे कि उनसे आरक्षण वापस छीन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मलूक सामाजिक न्याय की बात कर रही थी ना, तो रिजर्वेशन प्रमोशन को क्यों रोका? रिजर्वेशन दोनों की आवाज बंद, दोनों की आवाज बंद। मलूक नागर बोलेंगे। दोनों को स्क्रीन से हटाइए, दोनों को स्क्रीन से हटाइए। मलूक नागर स्क्रीन पर रहेंगे, मलूक नागर जवाब देंगे। मिला है, मलूक नागर 35% मिला है, 35% आप पाने वाले हल्ला मचा रहे हैं। मलूक जी आप स्क्रीन पर रहेंगे, बाकी कोई स्क्रीन पर नहीं रहेगा। अपनी बात रखिए आप। रूबिका जी, इस भदौरिया साहब को ही बुलवा दो, यही बोलता रहे, यही झगड़ा करता रहे, यही सोता हुआ भी बोलेगा। रोजगार की बात है, मुझे भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, क्या बोलते हैं? मुझे, मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस देश में जब विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स ने ईश्वरଙ୍କ नामରେ शपथ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण
निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। धन्यवाद। मोहन चरण माझी बन चुके हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। मंगलवार शाम को 1.5 घंटे तक विधायक दल की बैठक चली है और उसके बाद मोहन चरण माझी के नाम पर यह मोहर लगी है। आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जनसेवक की मजबूत इनकी छवि रही है और आज इतिहास रचते हुए वो बन गए हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। 2 उप मुख्यमंत्री और हैं जो शपथ लेंगे और बाकी पूरा मंत्रिमंडल भी आपके सामने तस्वीरों में दिखता रहेगा। मलूक साहब माफी चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त ये बड़ी खबर ओथ ले रहे थे, इतिहास रचा जा रहा था, तो हमने वो आवाज ऊपर की और आपकी बात हम नहीं सुन पाए। मैं चाहती हूँ अब उसे आप कंप्लीट कर दीजिए मलूक साहब। जी पिछले इस 18वें लोकसभा के चुनाव में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और इसके सहयोगियों ने जो एक रणनीति, एक साजिश के तहत झूठ फैलाई कि ये सरकार अब की जो आएगी ये रिजर्वेशन को खत्म करेगी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निकल के बाहर आए और उन्होंने साफ कहा कि बाबा अंबेडकर साहब भी होते तो आरक्षण को खत्म नहीं करा जा सकता था। उसके बाद भी ये लोग झूठ सच बोलते रहे, झूठ फैलाते रहे, अफवाह फैलाते रहे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं लिया रूबिका जी आपसे कि सदन में खड़े होके मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने पिछड़े और इतने दलित समाज के मंत्री बनाए, और एक तरफ राहुल गांधी जी पिछले दिनों कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के दफ्तर जाता था जब वो प्रधानमंत्री थी, फिर मैं जब राजीव गांधी जी के दफ्तर जाता था, फिर मनमोहन सिंह जी के दफ्तर जाता था, वहां पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए काम ठीक नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब एडमिट फैक्ट है कांग्रेस का सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि पिछले आप गूंज में न्यूज़ 18 इंडिया पर भले ही ये बात कह दें, लेकिन जमीन पर तो जो नैरेटिव वहां इंडिया गठबंधन की तरफ से चलाया गया वो नैरेटिव फिट बैठा और इसीलिए तो आप लोगों को वोट नहीं मिले हैं। वरुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी बस मलूक जी दो और मेहमान हमारे, 2 और मेहमान है मलूक जी। मेरी बात तो प्लीज रूबिका जी मेरी बात आधी मिनट की खत्म करने दो बस प्लीज। मैं यही कह रहा हूं, आप भी मेरी बात को कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ पिछले 58-60 साल ठीक नहीं हुआ और मैं डीओपीटी में हूं, वहां भी 70% सीट खाली पड़ी रहती थी, अब भी 30% खाली है। तो ये जो इन्होंने झूठ फैलाया और जो जालसाजी के तहत बदनाम करा, जिस तरीके से भदौरिया साहब अब भी कुछ का कुछ बोलने लगेंगे, तो ये झूठ के सहारे चले हैं। आरक्षण पे कोई भी बात थी नहीं, वरुण जी स्थिति हो चुकी, आरक्षण छीनने की कोई बात नहीं थी, संविधान बदलने की कोई बात नहीं थी। हुक्म बात जो थी वो ये थी कि झूठ फैलाया जा रहा था। जैसे आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने प्रेशराइज कर दिया मोदी को, हाथ में संविधान लेकर माथे पर लगा। अरे भाई ये तो 2019 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। जबरदस्ती का है क्रेडिट लेना वरुण जी। क्षमागणी हुकुम रूबिका जी। देखिए अभी पिछले 10 साल में ये बातें क्यों उठने लगी, ये विचार का प्रश्न है। और संविधान हमारा जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित करने की बात करता है जिसमें आलोचना का भी स्थान होना चाहिए। अब ये क्यों उठी, इसलिए उठी है आप कह रहे हो झूठ झूठ। जब प्रधानमंत्री जी जो आए थे चुनाव में 2014 में लड़के, तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, कई उन्होंने प्रोमिसेस करे जो बाद में फुलफिल नहीं कर पाए। अब जैसे आप नैरेटिव कह रहे हो विपक्ष ने, मैं बता रहा हूँ आरक्षण कैसे खत्म हो रहा था। आरक्षण खत्म हो रहा निजीकरण। निजीकरण आरक्षण किस लिए करते हैं? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी जब रहेगी नहीं तो निजीकरण हो गया तो फिर आरक्षण मिलेगा कहां से?
मैंने कई बार टीवी पे कहा, अपने पूर्वी राजस्थान के जो SC ST वर्ग है वो बच्चे पढ़ लिख के परेशान हो रहे हैं कि उनको अगर नए क्रिएट कर देते आप जॉब्स, उसके बाद जैसे 100 सरकारी नौकरी आपने खत्म करी, 100 अगर क्रिएट कर दी प्राइवेट, तो फिर दिक्कत नहीं आती। इसलिए नैरेटिव नहीं झूठा फैला, बात सही थी। संविधान बदलने की बात तो बीजेपी के नेताओं ने, कुछ लोगों ने एक भ्रम फैलाया, 400 सीटें पार दोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उससे एक भ्रम फैलने लगा, तो सब जगह फैल गया। अब वो विपक्ष को उस बात के लिए दोषी ठहराए, मुझे नहीं लगता है समझ में। और जहां तक आप अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे, हमारा जो संविधान है बहुत ही फेडरल हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया, रिजिड नहीं बनाया, क्योंकि हमारे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लैंग्वेजेस देश में थी, तो हमारे पूर्वजों का बहुत फोरसाइटेड थे, उन्होंने देखा आने वाले समय में अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से करते हैं। रुक कर रही हूँ आपका, लेकिन वरुण जी जो ये बात कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती ऑपोजिशन को क्यों इसमें लपेट रहे हैं? ऑपोजिशन तो कह रहा है। वरुण जी पहले मैं चाहती हूँ इसका एक काउंटर आ जाए। शहजाद खान, देखिए क्यों हो रहा है ऐसी बात, इन्होंने सो कॉल्ड अपोजिशन का वर्ड का इस्तेमाल किया, सो कॉल्ड मतलब विपक्ष का तो सो कॉल्ड होता है विपक्ष। ये चीजें जो एटीट्यूड है ना, इससे ये सब बातें नहीं, पर पहले तो सो कॉल्ड ही था ना भाई। देखिए मैं वरुण जी का, विपक्ष कोई सो कॉल्ड होता है क्या? विपक्ष तो विपक्ष है, एक आदमी भी विपक्ष में तो विपक्ष है। व्हाट इज दिस गठबंधन सो कॉल्ड मतलब था, so-called मोदी भी मुझे लगता है साइड ट्रैक इसमें ना हो। मैं वरुण जी से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा वरुण जी सुनिए आप, वरुण जी सुनिए। मैं वरुण जी का बड़ा सम्मान करता हूं और केवल 30 सेकंड में 2 बातें पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी आरक्षण की व्यवस्था को सराहने का काम किया, मैं उनका बहुत बहुत धनी हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी इनके कैंडिडेट है ना, जीत के भी आए, मनीष तिवारी, ये रिजर्वेशन का कोई रेलेवेंस नहीं बचा, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, नेहरू जी ने 61 में कहा कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं। मनीष तिवारी ने कहा इकोनॉमिक आधार, केवल इकोनॉमिक आधार होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट जो आपके सांसद है। और तीसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 370 जब तक लागू था तब तक दलित समाज को जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं मिले। आज कांग्रेस कह रही है कि 370 को फिर से लागू करेंगे ताकि दलित समाज को अधिकार ना मिले। इन तीनों पॉइंट पर वरुण जी आप बताइए कि आप किसके स्टैंड पे, मनीष तिवारी पे क्या कार्रवाई होगी, और क्या आप भी सपोर्ट करते हैं और क्या अनुराग सपोर्ट करते हैं? देखिए मनीष तिवारी जी एक सांसद है, निर्वाचित सांसद है। मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें आलोचना का भी स्थान हो, अपने विचार प्रकट करने का स्थान। आप प्रश्न पूछ रहे हो, सत्ता में आप हो 10 साल से, अनुराग से ओके विद इकोनॉमिक रिजर्वेशन, नो जाति का रिजर्वेशन? नहीं पूछिए, आज पूछिए इनसे। ये कह रहे हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का रेलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। अब मैं स्टेटमेंट पे आंसर चाहता हूं, नेहरू का स्टेटमेंट से लेकर मनीष तिवारी का स्टेटमेंट, इस पे जवाब होना चाहिए। इनके पर्दे गिरने वाले चेहरे से बताइए, इधर उधर मत भागना। देखिए नेहरू जी का नाम लेना तो उचित। मैं बोलूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या हो गई है, अब वो हारने के बाद खिसियाने लगी है। हम खिसिया इसी बात पे रहे हैं कि भाई इनसे सवाल ये पूछा गया था कि 2014 में आपने बोला था किसान की इनकम दोगुनी करेंगे, कितना बड़ा झूठ। 10 साल में आप उनकी इनकम दोगुनी तो छोड़ो, मैं आज यहाँ पर स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने आई हूँ। डीजल पेट्रोल की महंगाई आरक्षण और संविधान, 30 रुपए पे लाने वाले थे, 100 रुपए पार कर गया, कितना बड़ा झूठ। अनुराग जी आप ये कह दीजिए, आरक्षण और संविधान आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं सवाल, पर जब मैं आपसे स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने के लिए आपको इन्वाइट किया, मैं चिल्ला नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। झूठी पार्टी को हरा दिया है। हाँ नहीं ठीक है, आपने हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। अब आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने जितनी चाहे जास्ती करवा ली, लोकतंत्र को तो समझा ही नहीं कुछ। संविधान को अगर ये समझते तो आज 10 साल से देश के अंदर में जो अन्याय हो रहा होता वो अन्याय ना हो पाता। आपने विपक्ष के ऊपर हमला करने के अलावा दूसरा काम क्या किया? मान्यवर आप सब करेक्ट, अभी मनीष तिवारी पर बताओ। आम जनता के बारे में आपने सोचा नहीं, आम जनता की तकलीफ और दर्द के बारे में आपने बात नहीं किया। बात विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की करते रहे, विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाते रहे, विपक्ष के नेताओं पे भ्रष्टाचार करते रहे और भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते रहे, विपक्ष पे परिवारवाद का नारा देते रहे, परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी मसलों पर सवाल पूछा जा रहा है। फील्ड में रहते हैं ना, आप फेलियर बच्चे की तरह बिहेव मत कीजिए कि सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ऊपर तारे गिनने लगेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा है कि संविधान को छेड़छाड़ कर पाएंगे। संविधान को छेड़ ही नहीं सकते। जनता ने इन्हें 240 पे लाके रोक दिया है। ये कोशिश तो पूरी कर रहे थे और पूरी कोशिश की इन्होंने। हटाइए और हर्षवर्धन जवाब नहीं आया मनीष तिवारी के नहीं, आप वो तो समझ में आ जाता है ना, आदमी की बात करने से समझ में आ जाता है बोलती बंद हो गई, आरक्षण के साथ है, ये दलितों के साथ है, ये ओबीसी के साथ है। देख लीजिए क्यों एससी सीटें जो पहले बीजेपी के पास गई थी, वो जो तादाद में जैसे गैर जाटव है,
मेरे पास ये CSDS का ही आंकड़ा है। अदर ओबीसी 72% बीजेपी को गया था, लेकिन आज की तारीख में वो देखूं तो वो वोट प्रतिशत घट के जो है 59% हो गया है, 24 जाटव का। कैसे हो पाया? विश्वास ही खत्म इन्होंने उनके साथ। रूबिका जी, लेकिन ये काम शेड्यूल ट्राइब में नहीं हुआ हर्षवर्धन जी। जो शेड्यूल ट्राइब है वो आज भी बीजेपी के साथ उतना ही इंटैक्ट तौर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एससी में ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह? रूबिका जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ठीक है आज सर। विषय अच्छा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सलीके से बात होगी, हालांकि बीच बीच में डिरेल हो रहा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष ने पूरा चुनाव अराजकता, अफवाह और झूठ पर लड़ा है। कैसे अराजकता, अफवाह और झूठ पर लड़ा है? मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़े। ये पूरे समय ये कहते रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ये कहते हैं कि संविधान में हम संशोधन करेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है मुझे। नेटवर्क का नहीं, और फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी आवाज? आप जवाब दो, मनीष तिवारी पर क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी आरक्षण पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी नेहरू के लिखे पत्र पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के वाल्मीकियों को अधिकारों पर बोल नहीं पा रही है। इधर आकर ब्रेक डांस करने से कुछ नहीं होगा। जनता देखे, ओबीसी समाज देखे, ये हरा कुर्ता वाला आपके आरक्षण को छीनता है। ये हरे कुर्ते वाले छीन लेंगे आपका आरक्षण। हरियाली देख लीजिए अपनाओ, आपके सामने। 52 डिग्री वरना टेम्परेचर हो रहा है, मनीष थोड़ा तिवारी पेड़ के पौधे स्टेटमेंट लगाओ, जवाब हरियाली से थोड़ा मनीष प्रभावित हो, मनीष थोड़ा तिवारी, गमले हमले और हरियाली बढ़ाओ, सूरज से आती और घर में है। मुझे सूरज देख होता है के तब दो हरियाली पेड़ आती लगा है, लो, सूरज भगवा है। कम से कम सूरज टेम्परेचर भगवा तो है, कम होगा। सूरज आता है तब वहां पे हरियाली दिखती है। भाई आपको पता नहीं है, हरियाली के लिए सूरज जरूरी है, भगवा जरूरी है। कम से कम हरे के बारे में बताइए, का रंग होता है, अब इसको बताइए, फील तो करो। ब्लड इसको प्रेशर हाई नफरत मत के रंग कीजिए से देखोगे तो कभी अनुराग, शांति अनुराग और नहीं द्वेष मिलेगी। मत अब तो कीजिए। 240 आएंगे, आगे 40 भी नहीं आएंगे। बताइए ये भी मनीष सुन तिवारी लो। पर अगर आप देश के बताइए जनता के 370 मुद्दों पर पे बात स्टैंड। नहीं करोगे तो जनता आपको उस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि आप 40 केवल में आए। आकर रटना क्योंकि आप तो है। अभी उत्तर अपनी प्रदेश की बात वही बात है, 33 आई ना, 10 साल से वही बात है। चिंता मत कीजिए। क्योंकि आप मुद्दों 1 से लाख रुपए भटकाते हो, आप कहाँ हरे है? की बात करते हो। मैं तो कहता हूँ भैया, 370 मेरा तो पर आपसे क्या निवेदन है, जवाब रूबिका नहीं। आपसे भी, रूबिका जी, SC, 2 पेड़ आज रिजर्वेशन एक्स्ट्रा लगा हटाने की देना बात हरा मनीष देख तिवारी के, का तो जवाब कम से कम लगेगा कि जवाब कुछ ही नहीं। टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, हरे अब रंगों अनुराग में जी, राजनीति, अरे हरे आपका टेम्परेचर कौन कम करेगा? रंगों पर हरा राजनीति पहनने हो के गई बाद भी है, टेम्परेचर रंगों पर हाई राजनीति है। हो गई है। तो अब मुझे मनीष तिवारी के ऊपर मुझे एक स्टैंड बात बताइए। बता दीजिए मनीष तिवारी पर स्टैंड बताइए। कैसे आपको कैसे जानकारी मिली कि बीजेपी जो है वो आरक्षण छीन लेगी? क्या मतलब वजह क्या है? और रिजर्वेशन प्रमोशन कौन छीन लिया? सारा पता चला है रिजर्वेशन कि प्रमोशन आपने किससे छीना? सरकारी नौकरियां खत्म की। सरकारी नौकरी खत्म करने का मतलब क्या होता है? आपने जो सरकारी यहाँ पे जो पीएसयू थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। सब प्राइवेटाइज को देते जा रहे हो। PSU आपने की संख्या आप बढ़ी चाह है रहे 10 थे कि सालों में। देश के अंदर में PSU की जो संख्या कमजोर बढ़ी है। व्यक्ति एक सेकंड, जो एक व्यक्ति सेकंड, एक है, सेकंड। अनुराग जी प्लीज एक मेरी सेकंड, बात सुनिए, बहुत सीरियस है, प्लीज अभी सीरियस। अब मामला कर रहा हूं। आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी सेक्टर में नौकरियां खत्म हो गई, इन लोगों ने Government पब्लिक sector सेक्टर, में, गवर्नमेंट government सेक्टर, ने सुनिए नौकरियां तो खत्म कर दी। मैं जो कह रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर एकदम इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी लाइन पर जवाब दे रही हूँ। हाँ शहजाद अब मैं खुराना। पूछना चाहता हूँ 2014 में कितनी पूछो मत, PSU जवाब दो। और अब 2024 सत्ता वाले में भी पूछने लगे हैं। जवाब दीजिए ना, हम मैं सत्ता में इंपॉर्टेंट अभी बात कर रही हूँ ना अनुराग जी। सत्ता जवाब देता है, अरे सत्ता विपक्ष देश से की पूछने जनता लगा। के लिए ये आप तो- बात ये करना तो चाहते हैं ना? इसीलिए कहते हैं कि अब भारतीय इसका जनता अब पार्टी एक सेकंड मेरी बात लोकतंत्र सुनिए, खत्म बहुत करना चाहती है। महत्वपूर्ण अच्छा, है। तो लोकतंत्र का लगातार जवाब बोलने से नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, होगा। अच्छा, तो अनुराग जी लोकतंत्र ना, का जवाब कौन देगा? अनुराग जी ना, लोकतंत्र में जवाब सत्ता मैं कह कौन रही हूँ देता है? बात हो गई विपक्ष जवाब देता है क्या आपकी। चीखने लोकतंत्र से में? कुछ नहीं होगा, कमाल की बात कर चीखने रहे से हैं। कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चीख मैं रहा हूं। मुद्दों पर बात कर रही हूँ, मुझे तो मुद्दों पर मुद्दों का जवाब सवाल दीजिए। सत्ता मुझसे आपने क्या पूछ रहा कहा? है। इंपॉर्टेंट है ना, आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर इन्होंने इतने लाए नहीं कि वहां पर नौकरियां मिल सके। और जो- यही वरुण और जी जो- कह रहे हैं। जो सरकारी ये- था वो भी प्राइवेट कर ठीक दिए। है, सरकारी को प्राइवेट कर दिया। अब मैं इन 3 बिंदुओं पर, हर्षवर्धन जी, मलूक नागर जी, आप भी यहाँ पर मौजूद है, शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। वैसे आरोप लगाने वाला जो है वो सवाल के जवाब देता है, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में 2014 में कितने पीएसयू थे और 2024 में कितने थे? उसका नेट प्रॉफिट 2014 में कितना था, 2024 में कितना था? 79% नेट प्रॉफिट पहली बार पीएसयू का बढ़ा है। इसका मतलब कि कम हुए या ज्यादा हुए? पर मेरा सवाल यह है कि आरक्षण के विषय पर बोलने वाले बताए, मनीष तिवारी ने बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर, उस पर स्टैंड क्या है?
अब मैंने सवाल का जवाब दे दिया, अब मनीष तिवारी के विषय पर स्टैंड मनीष तिवारी बताइए। पर जवाब दे दीजिए, देखिए फिर मैं आगे बढ़ती हूं। देखिए सवाल ये है, किसी व्यक्ति पे जवाब नहीं दिया जाता है? है, पार्टी के मैनिफेस्टो में जो सांसद लिखा है वो, जाता है जवाब कांग्रेस उसका का। होता है। कोई बोलेगा जवाब दीजिए, चले, जवाब नेहरू जी दीजिए, ने उसने प्रधानमंत्री क्या बोला के रूप में जवाब बोला। दीजिए। अरे मैं तो ऐसी वैसी बातें पूछ लूंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। शहजाद निषाद ने क्या बोला था, शहजाद- जवाब दीजिए। उन्हें शहजाद कहा पूनावाला ने कहा, प्रोग्राम तो देखिए सत्य सर, बेटे मैं नहीं, जवाब बिल्कुल- दीजिए। मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल रुक बहस जाइए, के गलत मूड में बात है। नहीं। अगर मैं आप- सवाल मैं- पूछ रहा हूँ, सुन लिया प्रोग्राम मैंने दशरथ आपकी के जवाब बेटे को, नहीं है, ये निषाद मैंने जी का आपके तो जवाब को दें, सुन लिया। जवाब दें इस पे। इतना हुड़दंग अच्छा कमाल की नहीं बात है कर अनुराग रहे हैं। भदौरिया, इतना हुड़दंग अच्छा नहीं है। तो हुड़दंग कौन कर रहा है? आप हुड़दंग कर रहे मैं कर हैं रहा हूं। और देश की जनता अरे देख कमाल रही की है। बात कर, अब हुड़दंग मैं को क्या इम्पोर्टेंट, करें, मैं जवाब दो, हुड़दंग जवाब मत कीजिए, दे रहा हूं मैं। हुड़दंग मत कीजिए। हुड़दंग मैं नहीं, बहुत जवाब सीरियसली मांगा आपको जा कह रहा रही है हूँ, कि संजय ये निषाद आपके ने बोला, ये आपके प्रोग्राम पार्टी दशरथ की के रैली बेटे नहीं है इस पे कि जवाब आप यहाँ दिलवाइए, हुड़दंग करने जवाब लगेंगे। दिलवाइए। मैं जवाब बनी मांग रही हूँ वो आपसे, सवाल जवाब पूछेंगे, दीजिए सीधे हम तौर सवाल पर। पूछेंगे तो सवाल नहीं होगा। मनीष तिवारी पर आपने लोकतंत्र जवाब दे कम से दिया, कम यहाँ तो होना चाहिए आपने ना। जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। मैं फिर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ रही हूँ। आइए। शुरू से लेकर अंत तक आप एक ही काम कर रहे हैं। आप जनता को जनता वहां को पर जवाब दे बेवकूफ रहा हूं। बनाकर अगर आप ये कह रहे हैं नहीं, कि जनता को आप बेवकूफ कोई जो नहीं है बना सकता। आगे और जीत हासिल कर जनता लेंगे तो आप ने गलत कर भारतीय रहे जनता पार्टी को हैं। दिखाया चीखने और है। चिल्लाने से कुछ नहीं भारतीय होगा। जनता पार्टी को मुझे दिखाया मुद्दे है पर मुझे कि भैया मुद्दे झूठ पर और तर्क जुमले की से राजनीति नहीं तर्क चलेगी। से आप सामने वाले को गलत साबित कीजिए ना। वो क्या कह रहे हैं कि पीएसयू की संख्या बड़ी है, आप इनको झूठा साबित आइए कीजिए। बताइए कौन सी आप इनको झूठा साबित मैं बता रहा हूं ना। ये कह रहे हैं पीएसयू की संख्या बड़ी है, आप कह रहे हैं पीएसयू की संख्या घटी है। दोनों में से सच्चा कौन? आप, मैं आपको मैं मौका कह दे रहा रही हूं हूं, ना, झूठ साबित कीजिए इन्होंने, इनको। अब मैं बता रहा हूं ना, देखिए एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने जिस तरह से रेलवे को प्राइवेटाइज किया, रेलवे ये प्राइवेटाइज कहां से किया, रेलवे प्राइवेटाइज किया, रेलवे प्राइवेटाइज है। मैं राजनीति छोड़ूंगा वरना ये छोड़े। रेलवे प्राइवेटाइज अगर है, रूबी का फैक्ट चेक कराओ, 15 मिनट डिबेट बढ़ा दो। अगर रेलवे प्राइवेटाइज है, शहजाद पूनावाला छोड़ देगा डिबेट। शहजाद रुकिए, अब ये बताएं, शहजाद रुकिए, ओके, क्या रेलवे प्राइवेटाइज हुआ? झूठ नहीं, क्या रेलवे प्राइवेटाइज हुआ है? अरे मैं वही तो बोल रहा हूं हाँ, ना, बताइए। इन्होंने रेलवे, कितनी सारी रेलवे ऐसी हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट को दे दिया कहाँ? चलाने के कौन लिए। सा प्लेटफॉर्म? क्या एक बात नाम कर रहे बताइए, हो? क्या एक बात कर रहे हो? प्लेटफॉर्म का नाम अरे बताइए, छोड़िए मेरी बात। एक प्लेटफॉर्म का अरे नाम, इसको एक नहीं प्लेटफॉर्म दिया का नाम। आपने। आज एयरपोर्ट बहुत आपने महत्वपूर्ण सुनी, डिबेट है, एयरपोर्ट न्यूज़ 18 आपने वालों बढ़ा दो एयरपोर्ट, डिबेट को, पहले डिबेट बढ़ा दो। पहले रेलवे की बात होगी, फिर एयरपोर्ट पर जाएंगे, फिर एयरपोर्ट पर जाएंगे। रेलवे की ऐसी यूनिट है जिनको उन्होंने प्राइवेट के हाथों कौन में कौन दिया। से? एक आप यूनिट सुन का लीजिए नाम। मेरी बात पूरी जैसे? हो जाए। एक मेरी यूनिट पूरी का बात- नाम बताओ। बात पूरी होने दीजिए जितने शहजाद भी आप अगर स्टेशन पे जाएंगे, जैसे बहुत सारी ट्रेनें उन्होंने ऐसी चलाई हैं जो इन्होंने प्राइवेट के हाथों में दे दी है। अब देखिए जो जमीन है वहाँ पे, जो रेलवे लाइन है सर, वक्त की सरकारी, कमी है मेरे रेलवे पास। आप रेलवे लोगों ने लाइन ज्यादा सरकारी, वक्त ले मेरी लिया। बात बाहर सुनो, के मेरे तीन रेलवे मेहमानों लाइन ने कुछ भी सरकारी, नहीं, रेलवे लाइन मेरे सरकारी, बाहर के मेहमानों एयरपोर्ट कुछ भी नहीं है, बोला है। स्टेशन सरकारी, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। नहीं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। ना मलूक जी अपनी बात कह पाए, ना हर्षवर्धन जी अपनी बात कह पाए, और ना ही वरुण पुरोहित बात कह पाए। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। हिट एंड रन नहीं चल सकता है ना, झूठ मत फैलाइए, फैक्ट्स लेकर आइए। आप मुझे बताइए कौन कौन से इलाके, मैं इस डिबेट को वापस आगे ले जाती हूँ। कल आप तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है? इस सेम डिबेट को कल करूंगी मैं, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट। मैं कल इसी डिबेट को करूंगी, आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। यहाँ पर मैंने आपका टाइम फिक्स कर दिया, आप भी आइएगा, आप भी और बाकी सारे मेहमान। आप